तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट को। तो अब से हम आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग टू हेडिंग सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। पॉजिटिव चेंज और इम्प्रूवमेंट हो वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डोमेन में, तो उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें तो बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज डेवलपमेंट। किसी चीज का बेहतर होना ही डेवलपमेंट है। अब जैसे मान लो तुम्हारी सोशल साइंस वीक है और तुमने स्कूलिंग सोल से सोशल साइंस पढ़ी और तुम्हारी सोशल साइंस स्ट्रांग हो गई, तो ये तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ। तो अब बात करते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे एक मजदूर है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है कि उसे ज्यादा दिनों तक काम मिले और उसके काम की उसे ज्यादा मजदूरी मिले। कोई तुम्हारा दोस्त है जो एकेडमी में क्रिकेट सीखता है तो उसका डेवलपमेंटल गोल है कि वो क्रिकेटर बने। तुम्हारे पास अगर मान लो साइकिल है और तुम बाइक चाहते हो तो तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल बाइक है। कोई यूथ अनएम्प्लॉयड है और उसे जॉब चाहिए तो उसका डेवलपमेंटल गोल जॉब है। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल भी अलग अलग हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंटल गोल हो वो दूसरे के लिए ना हो। यहाँ तक कि हो सकता है वो दूसरे के लिए खतरनाक हो। अब जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना डेवलपमेंट करने के लिए चाहते हैं कि उनके कारखानों को ज्यादा बिजली मिले, इसलिए वो ज्यादा डैम्स बनाते हैं। एंड इसी डैम के बनने से जो उसके आसपास के ट्राइबल लोग रहते हैं उनका घर और खेत सब डूब जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, it may be even be destructive for other। तो अब बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। तो अभी आपने देखा कि किसी का डेवलपमेंटल गोल है कि वो क्रिकेटर बने, उसे जॉब मिले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले। लेकिन इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है मोर इनकम। सबको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो अच्छा घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे, एसी होगी, वॉशिंग मशीन होगी, खूब गाड़ियाँ होंगी। और ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं और एक व्यक्ति की लाइफ को बेटर करने के लिए इन सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स की ज़रूरत भी होती है। बट ये चीज़ें ही सब कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में जॉब मिल गई, आपकी इनकम भी अच्छी है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, बट कंपनी में आपका वर्किंग आवर ज़्यादा है, आपके कलीग्स आपसे भेदभाव करते हैं, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो उस जॉब में इनकम हाई होने के बावजूद भी आपको अपना डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिखेगा। अब ये जो इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट है, ये सब कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि डेवलपमेंट के लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे हाई इनकम एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, दोनों चीजों की जरूरत होती है। तभी हम सही मायने में डेवलप्ड महसूस कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे डिफाइन करें
तो किसी भी नेशन के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में होने वाला पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ही नेशनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये इंप्रूवमेंट किस सेक्टर में हो और कैसा हो कि हमारी लाइफ आसान हो सके, हमारी कंट्री डेवलप हो सके। लेकिन इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे कोई सोचता है अच्छी रोड्स होंगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा, किसी का पॉइंट है कि अच्छी एजुकेशन होगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा, और कोई कोई तो यहाँ तक मानता है कि देश में डिक्टेटरशिप होगी तो अच्छा नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि कैसे डिसाइड करें कि किस आइडिया से नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम देखें कि जिस आइडिया के बारे में हम सोच रहे हैं कि उससे नेशनल डेवलपमेंट होगा, क्या वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए बेनिफिटेड होगा, क्या उसने किसी को नुकसान तो नहीं होगा। तो अब चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपनी समझ से कमेंट में बताइएगा कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो जैसा कि आप सुनते होंगे कि इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, भारत विकासशील देश है, एंड अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका विकसित देश है। तो ये सब किस बेसिस पर डिसाइड करा जाता है? तो इसका बेसिस है इनकम। बट क्या ये टोटल कंट्री इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये डिसाइड होता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अब पर कैपिटा इनकम को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर किसी मेले में जाते हैं। एक ग्रुप है ए एंड सेकेंड ग्रुप है बी। दोनों के पास हजार रुपए हैं, बट ग्रुप ए में 10 लोग हैं और ग्रुप बी में 5 लोग हैं। तो ज्यादा परचेजिंग पावर किसकी होगी? तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली ग्रुप बी की। तो ये हमें पता कैसे चला? हमें ये तब पता चला जब हमने टोटल पैसों से नंबर ऑफ पीपल्स को डिवाइड करा। तो हमें पता चल गया कि ग्रुप ए में पर पर्सन के पास 100 रुपए आएंगे एंड ग्रुप बी में पर पर्सन के पास 200 रुपए आएंगे। तो यही होती है आपकी पर कैपिटा इनकम, जो होती है टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जिसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अब हमें पर कैपिटा इनकम तो समझ आ गई, बट अब भी ये समझ नहीं आया कि रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी होगी और ये डिसाइड कौन करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें ये क्राइटेरिया होता है कि कौन सी कंट्री रिच मानी जाएगी और कौन सी कंट्री पुअर। तो वर्ल्ड बैंक के 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम या उससे एबव होगी, उसे रिच कंट्री कहा जाएगा। एंड जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $2500 पर एनम या उससे लेस होगी, उनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारा प्यारा देश भारत किस कैटेगरी में आता है? तो 2019 के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया $6700 पर एनम के साथ लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। तो इस तरह से रिच कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री कहलाती हैं एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री कहलाती हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं एंड कुछ जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो भले ही रिच हैं, बट
उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कहते, क्योंकि इनकम ही डेवलपमेंट का एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। डेवलपमेंट के और भी बहुत क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी। तो इसलिए अब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की। अब इसको हम आपको अपने देश के 3 स्टेट की कंपैरिजन से समझाते हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार की। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा की पर कैपिटा एनुअल इनकम 2,03,340 है। मतलब कि हरियाणा में एक एवरेज व्यक्ति अराउंड साल का 2 लाख रुपए कमाता है, एंड केरला में 1,84,000 रुपए, एंड बिहार में अराउंड 38,000। तो अगर इनकम ही डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता तो इस हिसाब से तीनों स्टेट्स में हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट होता एंड बिहार लीस्ट डेवलप्ड। बट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के अदर क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अब हम एक एक करके ये देख लेते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। मीन्स कि कितने बच्चों की डेथ हो गई एक पार्टिकुलर ईयर में बॉर्न हुए पर 1000 बच्चों में से। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग हरियाणा की 30, केरला की 10 एंड बिहार की 35 थी। मीन्स कि एक साल में जन्मे पर 1000 बच्चों में से बिहार में 35 बच्चे मर जाते हैं, केरला में 10 एंड हरियाणा में 30, जिसकी पर कैपिटा इनकम केरला से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। मीन्स कि 7 या उससे ज्यादा साल की पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा में ऐसे 82% लोग हैं, एंड केरला में 94% एंड बिहार में सिर्फ 62% लोग पढ़े लिखे हैं। तो अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की, जो होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 year attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मीन्स कि 14 से 15 साल की एज ग्रुप के सारे बच्चों में कितने % बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। तो ये डाटा हरियाणा में 61%, केरला में 83% एंड बिहार में 43% है। अब जब आप इस पूरे डाटा को एक साथ एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भले ही सबसे ज्यादा है, बट लिटरेसी रेट, IMR एंड नेट अटेंडेंस रेशियो में वो केरला से पीछे है। तो सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही हम हरियाणा को डेवलप स्टेट नहीं कह सकते। सही मायने में हम केरला को डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं, जो हर पैरामीटर पर अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ इस डाटा से हमें बिहार जैसे स्टेट में अलार्मिंग साइंस भी मिलते हैं, जहां आपकी एज ग्रुप के 10 में से सिर्फ 4 बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता है, या कहें उनमें से 6 बच्चों के पास ये मौका भी नहीं है कि वो आपकी तरह स्कूल जा सकें और पढ़ाई कर सकें। इसी पे आपकी NCERT एक बड़ी प्यारी लाइन लिखती है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मतलब कि पैसा ही आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप पैसे से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, आप पैसे से खुद को
इन्फेक्टिशियस डिजीज से नहीं बचा सकते। अब जैसे कोरोना आया तो उसने ये थोड़ी देखा कि कौन पैसे वाला है और कौन नहीं। इनफैक्ट तो उसने पैसे वालों को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए पैसा ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, इससे भी बढ़कर और भी बहुत कुछ है। सो अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं बेसिक सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक टू मीट देयर बेसिक नीड्स। मीन्स कि गवर्नमेंट आम लोगों की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है, वही पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। अब जैसे केरला में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इतना कम कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे अच्छा काम किया। सिमिलरली अब बहुत सारे स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस अच्छे से रन कर रहे हैं, जिससे लोगों के हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स की। बेसिकली ये बीएमआई किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को चेक करने का एक क्राइटेरिया है कि वो पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है। तो हम किसी का भी बीएमआई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, जो होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट केजी में होगा एंड हाइट मीटर में। लेट्स सपोज कोई पर्सन है जिसका वेट 80 केजी है एंड हाइट 2 मीटर है, देन उसका बीएमआई होगा 80/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20। तो उसका बीएमआई आएगा 20। लेकिन अब हम इस 20 से क्या समझें? इसके लिए बीएमआई चार्ट है। अगर किसी का बीएमआई लेस देन 18 है तो वो अंडर नरिश्ड होगा, एंड जिसका बीएमआई 18 से 25 के बीच में होगा वो नरिश्ड होगा, एंड जिसका 25 से ज्यादा होगा वो ओवरवेट होगा। अभी हमने जिस पर्सन का बीएमआई निकाला था उसका बीएमआई आया था 20, मीन्स कि वो नरिश्ड है। इसी तरह से आप अपना बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप हाइट को मीटर में एंड वेट को केजी में रखिएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट की, जो पब्लिश करी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम द्वारा, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करा जाता है बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस के। आपकी एनसीईआरटी में 2019 का एक डाटा दिया है जिसमें इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में रैंकिंग है 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो अब बात कर लेते हैं एक टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की, जो होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। मीन्स कि ये ऑन एन एवरेज एक पर्सन का बर्थ से लेकर डेथ तक कितने साल जीता है उसका एवरेज है। आजादी के टाइम पर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सिर्फ 32 साल थी, जो 2019 में बढ़कर 69.7 ईयर्स हो गई। मीन्स कि अब ऑन एन एवरेज लोगों की लाइफ अराउंड 70 ईयर के आसपास है। तो अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। तो आजकल हम डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से पागल हुए जा रहे हैं कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, तो क्या इससे हम अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रख पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं।
बल्कि हम इससे अपने और अपने आने वाली जनरेशन की प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। अब ये जो रिसोर्सेस हैं, फिर चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हों जो नेचर के थ्रू टाइम टाइम पर रिफिल होते रहते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हों जिनका स्टॉक लिमिटेड है इस अर्थ पर और वो नेचर के थ्रू रिफिल भी नहीं होते, हम इन दोनों ही टाइप के रिसोर्सेस का ओवर यूज कर रहे हैं, जिसका हमें भारी खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। सो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना होगा जिससे प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो सके एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड से हमें कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमने इस वर्ल्ड को अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है जो हमें उन्हें एज इट इज वापस करनी है। सो इसी के साथ आपका डेवलपमेंट का चैप्टर एंड होता है। पढ़ते रहें। थैंक यू। टेक केयर।